तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउल्ट्स लॉ। चलिए हेडिंग बनाते हैं राउल्ट्स लॉ। देखिए राउल्ट्स लॉ में को समझने के लिए, क्योंकि राउल्ट्स लॉ में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स आता है वो आता है वेपर प्रेशर। क्या टर्म आता है यहाँ पर? एक टर्म आता है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले आपको जो है वेपर प्रेशर समझ लेना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है, व्हाट इज़ वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए मैं आपको बताऊँ कि वेपर प्रेशर क्या है। मैं कह सकता हूँ, हेडिंग बना लेता हूँ, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर क्या है? डेफिनेशन कह सकता हूँ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, ऑन द सरफेस ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्यूशन भी कह सकते हैं यहाँ पर, और सॉल्यूशन is called vapor pressure। ठीक है, यानी कि वेपर प्रेशर क्या है? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, यानी कि गैस के द्वारा लगाया जाने वाला वो प्रेशर जो कि लग रहा है कहाँ पर? सरफेस पर। किसके सरफेस पर? सॉल्वेंट की सरफेस पर या सॉल्यूशन की सरफेस पर। उसको हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं ये बताता हूँ आपको कि सपोज कीजिए मैंने एक लिया है क्लोज कंटेनर। क्या लिया है मैंने? एक लिया है क्लोज कंटेनर, और इसमें एक सॉल्वेंट है जो कि इस लेवल तक भरा हुआ है। किस लेवल तक भरा हुआ है? इस लेवल तक भरा हुआ है। यानी कि सब मान लीजिए कि ये क्या है? ये उस सॉल्वेंट की सरफेस है, और यहाँ पर उस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। क्या है? यहाँ पर मॉलिक्यूल है उस सरफेस पर। ठीक है, और यहाँ पर भी पूरा भरा हुआ है। सपोज कीजिए ये उसकी सरफेस मैंने बना दी है, और ये जो मैंने सॉल्वेंट लिया है ये प्योर स्टेट में है। किस स्टेट में है? प्योर स्टेट में है, और इस सॉल्वेंट को मैंने नाम दे दिया ए, नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर इस सॉल्वेंट की सरफेस पर अगर हम यहाँ से टेम्परेचर देते हैं तो ये सॉल्वेंट जो है वो क्या होगा? वेपराइज होगा, गैसेज बनाएगा, और गैसेज कहाँ जाएंगी? ऊपर जाएंगी। ठीक है, और ये गैसेज किसकी होंगी? एक ही होंगी, क्योंकि क्या है? प्योर सॉल्वेंट है। तो इस गैस जो निकल रही है, इस गैस का इस सरफेस पर जो प्रेशर लग रहा है, इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वेपर प्रेशर। किसका प्रेशर? हम इसको कहेंगे वेपर प्रेशर। यानी कि वो प्रेशर जो गैस लगाएगी किस पर? सरफेस पर, वो भी किसके? सॉल्वेंट की सरफेस पर या सॉल्यूशन की सरफेस पर। उसी प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे वेपर प्रेशर। और प्योर स्टेट में हमेशा जो है इस वेपर प्रेशर को हम किससे डिनोट करते हैं? जब, क्योंकि यहाँ पर जो है हमने जो सॉल्वेंट लिया वो ए लिया है, तो यहाँ पर प्योर जो है प्रेशर है वो इस पर डिनोट करता है PA0। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इससे डिनोट करते हैं PA0 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या जाना कि वो प्रेशर जो सॉल्वेंट की सरफेस पर लग रहा है गैस के द्वारा, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाता है वेपर प्रेशर। क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा वेपर प्रेशर। एक चीज़ और यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि मैंने यहाँ पर क्या लिया था? मैंने लिया था क्लोज कंटेनर। क्या लिया था? क्लोज कंटेनर लिया था। मैंने यहाँ पर क्लोज कंटेनर ही क्यों लिया? मैंने यहाँ पर क्लोज कंटेनर इसलिए लिया क्योंकि सपोज कीजिए कि अगर ये कंटेनर ओपन होता, क्या होता? ओपन होता, तो सारी गैसेज जो है वो वेपराइज हो जाती बाहर की तरफ, तो इसका कोई भी प्रेशर जो है इस सरफेस पर नहीं लगता, और हमारे पास वेपर प्रेशर होता ही नहीं। इसलिए हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर हमेशा वहाँ होगा जहाँ पर कंटेनर कैसा होगा? क्लोज होगा। अब थोड़ा सा इसमें और आगे जान लेते हैं। देखिए ये वो मॉलिक्यूल जो इसकी सरफेस पर, यानी कि बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर, यहाँ पर जो सरफेस मैंने मानी है, इस सरफेस पर जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इस मॉलिक्यूल को कहते हैं, या इन मॉलिक्यूल्स को कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं? सरफेस
मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सरफेस मॉलिक्यूल। और वो मॉलिक्यूल जो यहाँ पर नीचे प्रेजेंट रहते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है बल्क मॉलिक्यूल्स। क्या कहा जाता है? इनको कहते हैं बल्क मॉलिक्यूल्स। ठीक है। और बल्क मॉलिक्यूल की कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल जो हैं वो पहले इवेपोरेट करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सरफेस मॉलिक्यूल evaporates faster than bulk molecule। अब यहाँ पर कई स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि सर टेम्परेचर तो हम नीचे से दे रहे हैं और सबसे पहले वो टेम्परेचर लगना चाहिए बल्क मॉलिक्यूल्स पर। ठीक है, तो बल्क मॉलिक्यूल सबसे पहले इवेपोरेट होने चाहिए, सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट क्यों होते हैं? ये अक्सर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरफेस मॉलिक्यूल्स की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस मॉलिक्यूल्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके कारण सरफेस मॉलिक्यूल जो हैं वो पहले इवेपोरेट करते हैं। तो मैं लिख देता हूँ स्पेशल क्वालिटी जो है, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ स्पेशल फीचर्स या स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल्स। सरफेस मॉलिक्यूल की जो स्पेशल प्रॉपर्टी है जिस कारण से सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो पहले इवेपोरेट करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? नंबर फर्स्ट है एक्सप्रेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या करती है? क्या है पहले फीचर इसका कि एक्सप्रेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल। मैं आपको समझाता हूँ, मैं लिख देता हूँ पहले एक्सप्रेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल्स। अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि नीचे के जो मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर ये कम्प्लीटली फिल्ड है, ये मॉलिक्यूल्स हैं नीचे की तरफ, ऊपर भी मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पर भी होंगे। तो देखिए चारों तरफ से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ज़्यादा फोर्स, ये इससे जो है फोर्सफुली अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे फोर्सफुली अट्रैक्ट हो रहा है, ये इससे हो रहा है, यानी कि ये सब क्या है? ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चारों तरफ से अट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, जिस कारण से ये स्मूथली मूव नहीं कर पाते हैं आगे की तरफ। लेकिन मैं सरफेस मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो हम देख रहे हैं कि ऊपर जो है, ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स ना होने की वजह से इनमें इनकी कंपैरिजन में यानी कि बल्क मॉलिक्यूल्स की कंपैरिजन में लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिस कारण से ये पहले इवेपोरेट कर जाते हैं। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? क्या होता है कि ऊपर यानी कि सरफेस मॉलिक्यूल्स पर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है क्योंकि ऊपरी साइड से इसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, जिस कारण से ये क्या है? ऊपर की तरफ यानी कि जल्दी इवेपोरेट्स हो जाते हैं। तो पहली फीचर क्या है इसका कि एक्सप्रेस लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देन बल्क मॉलिक्यूल्स। कौन? सरफेस मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। दूसरी क्वालिटी क्या है जिस कारण से ये पहले इवेपोरेट हो जाते हैं? दूसरी क्वालिटी है कि सरफेस मॉलिक्यूल्स हैव एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी देन बल्क मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या होता है कि सरफेस मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी जो है ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल्स। अब ऐसा क्यों है? तो आप देखें कि जो मॉलिक्यूल पहले से ही सबसे ऊपर है, इसका मतलब ये है कि वो इन मॉलिक्यूल से लड़ झगड़ के, भाग कर, दौड़ कर इनसे पहले जो है ऊपर की तरफ पहुंचा होगा। क्या होगा? इनकी तरफ, ऊपर की तरफ पहुंचा होगा, जो कि ये दर्शाता है कि इनमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है कंपैरिजन टू बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में सरफेस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस कारण से ये पहले एवेपोरेट कर जाते हैं। तो आपने जाना कि सरफेस मॉलिक्यूल जो है वो बल्क मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जल्दी वेपराइज क्यों हो जाते हैं, जल्दी इवेपोरेट क्यों हो जाते हैं। ये दो फीचर्स की वजह से जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। चलिए आगे जानते हैं कि ऐसे
कौन से फीचर्स हैं या ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वेपर प्रेशर और जो है वो डिपेंड करता है, यानी किन चीज़ों के ऊपर जो है वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो हेडिंग बनाते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स ऑन किस पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करता है? नंबर 1 है नेचर ऑफ लिक्विड। नंबर 1 क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में मैं अगर बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि वो सारे लिक्विड जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, क्या होता है? वो सारे लिक्विड जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है उनमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्या होता है उनमें? जिनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है उनका, हाँ, तो जो वेपर प्रेशर है वो टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पर। कैसे डिपेंड करता है वो मैं बता रहा था आपको कि अगर किसी भी लिक्विड का वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी कि उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के बीच का, वो अगर जितना कम है तो क्या होगा? उसमें वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, यानी कि वो जल्दी गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, ध्यान दें। ये मैंने एक क्लोज कंटेनर बनाया और इस क्लोज कंटेनर में सपोज करो एक मॉलिक्यूल यहाँ पर है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर, और पहले ही से इसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है, देखिए दूर दूर होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं टेम्परेचर दे देता हूँ तो ये जल्दी क्या हो जाएंगे? वेपराइज हो जाएंगे, और जल्दी वेपराइज हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बनाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इनका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, यानी कि अगर किसी भी लिक्विड का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो जितना कम है वो क्या हो जाएगा? उसका वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पर लिख भी सकता हूँ कि वेपर प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? तो क्या कह सकते हैं, जो वेपर प्रेशर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या लिख सकते हैं? वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना कम तो वेपर प्रेशर उतना ही ज़्यादा। बिल्कुल जस्ट अपोजिट होगा इनका, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, वेपर प्रेशर ज़्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, वेपर प्रेशर कम। एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या ले लिया? हमने एग्जाम्पल ले लिया डाई इथाइल ईथर। क्या ले लिया? डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर जो है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या होगा? डाई इथाइल ईथर हैज़ ग्रेटर वेपर प्रेशर। इसमें क्या होता है? वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू किसके? वेपर प्रेशर कंपैरिजन टू यानी कि देन इथाइल अल्कोहल C2H5OH इथाइल अल्कोहल की कंपैरिजन में वेपर प्रेशर जो है वो डाई इथाइल ईथर की ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि डाई इथाइल ईथर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है? वेपर प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था? वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। किसी कंपैरिजन में? इथाइल अल्कोहल की कंपैरिजन में डाई इथाइल ईथर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा? कम होगा, जिसकी वजह से डाई इथाइल ईथर का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना? बात समझ में आई स्टूडेंट? ओके, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। हम किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट क्या है जो जिसके ऊपर ये डिपेंड करता है? वो है टेम्परेचर। किसके ऊपर डिपेंड करता है?
टेम्परेचर, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर। देखिए इसको तो बड़ी आसानी से आप समझ सकते हैं कि अगर किसी भी लिक्विड का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उस पर वेपर प्रेशर जो है ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जल्दी इवेपोरेट होगा, और जल्दी इवेपोरेट होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी कि वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ वेपर प्रेशर इंक्रीज। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा ऑन इंक्रीजिंग, वेपर प्रेशर इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। किसके इंक्रीज करने पर? टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर क्या होगा कि वेपर प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो मैं लिख सकता हूँ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ हो जाएंगे? मॉलिक्यूल्स मोर हो जाएंगे। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड क्या हो जाएंगे? इधर उधर फैल जाएंगे, दूर दूर भाग जाएंगे। तो मैं कह सकता हूँ ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स रन अवे, दूर दूर हो जाएंगे, एंड हैविंग लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, जिस कारण से उनका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। देखिए हमने ये जाना कि वेपर प्रेशर जो है वो टोटली डिपेंड कर रहा है नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर, यानी कि जो वेपर प्रेशर है वो टोटली किस पर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। तो सब्सटेंस जो हैं हमने दो भागों में बांट लिए। किस में बांट लिए? हमने दो भागों में बांट लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कि सब्सटेंस जो है, मैं लिख देता हूँ क्योंकि सब्सटेंस के ऊपर ही क्या कर डिपेंड कर रही है। जब जो वेपर प्रेशर है टोटली डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? सब्सटेंस के ऊपर। तो सब्सटेंस जो है वो दो भागों में बांट दिए गए। ठीक है, पहला सब्सटेंस क्या कहलाया? उसको हमने कहा वॉलेटाइल। क्या कहा? वॉलेटाइल। और दूसरा क्या कहलाया? उसको हमने कहा नॉन वॉलेटाइल। क्या कहा हमने? उसको कह दिया हमने नॉन वॉलेटाइल, यानी कि एक सब्सटेंस का नाम दिया हमने वॉलेटाइल और दूसरे का नाम दिया हमने नॉन वॉलेटाइल। अब दोनों में अंतर क्या है? वॉलेटाइल सब्सटेंस वो होते हैं जो इवेपोरेट हो जाते हैं। वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो इवेपोरेट हो जाते हैं। और नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस कौन से होते हैं? जो इवेपोरेट नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? वॉलेटाइल वो जो इवेपोरेट हो जाएं, जैसे कि लिक्विड है इवेपोरेट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल वो जो इवेपोरेट नहीं हो, जैसे कि सॉलिड। ठीक है, और वॉलेटाइल में जो P0 की जो वैल्यू होगी इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगी। क्या होगी? इज़ नॉट इक्वल टू 0। और नॉन वॉलेटाइल में जो P0 होगा वो इक्वल होगा किसके? 0 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, आपके पूरे चैप्टर में जो ज़्यादा वॉलेटाइल सब्सटेंस मिलेंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपका हो सकता है बेंजीन हो सकता है, इथाइल अल्कोहल हो सकता है, वाटर हो सकता है। और नॉन वॉलेटाइल जो आपको मिलने वाले हैं वो हो सकता है यूरिया, ग्लूकोज, सक्रोज। ये सभी आपके नॉन वॉलेटाइल में आ जाएंगे, यानी कि सॉलिड में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सब्सटेंस आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमने ये जान लिया कि दो प्रकार के सब्सटेंस से मिलकर ही हम क्या बना सकते हैं? सॉल्यूशन बना सकते हैं। पहला सब्सटेंस क्या ले सकते हैं? वॉलेटाइल, और दूसरा नॉन वॉलेटाइल। इन्हीं दोनों के मिश्रण से हम क्या तैयार कर सकते हैं? एक सॉल्यूशन तैयार कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया क्या कि वॉलेटाइल में P0 क्या होगा? इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वेपर प्रेशर जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि वो क्या होगा? वेपराइज होंगे, वेपर बनाएंगे, इवेपोरेट होंगे। नॉन वॉलेटाइल में प्रेशर क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि वो इवेपोरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दो सब्सटेंस है, और इन्हीं से मिलकर हम क्या बना सकते हैं? सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो सॉल्यूशन किन किन से मिलकर बन सकता है? देखिए ध्यान दीजिए, केस फर्स्ट में हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं केस फर्स्ट की बात करूं तो हम एक सॉल्यूशन बना सकते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट लेंगे, और वॉलेटाइल ही क्या लेंगे? सॉल्वेंट लेंगे।
वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से लेके हम क्या बना सकते हैं, एक सॉल्यूशन बना सकते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, केस सेकंड की अगर मैं बात करूँ तो केस सेकंड हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हो और वॉलेटाइल क्या हो, सॉल्वेंट हो, वॉलेटाइल सॉल्वेंट हो, तो भी हम क्या बना सकते हैं, सॉल्यूशन को बना सकते हैं। तो दो कंडीशंस हो सकती है हमारे पास, वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट, तो मिलके हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से मिलके भी क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन दो केसेस के ऊपर। इन्हीं दो केसेस के ऊपर स्टडी की थी राउल्ट्स ने और अपना एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं राउल्ट्स लॉ। चलिए पहले इस राउल्ट्स लॉ को पढ़ते हैं, उसके बाद जानते हैं कि ये क्या कंडीशंस हो सकती हैं और किस तरीके से इसमें सॉल्यूशन बनेगा। तो हेडिंग डालते हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हम सॉल्यूशन को किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए ध्यान देंगे, मैंने क्या ले लिया, एक क्लोज कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया मैंने, एक क्लोज कंटेनर ले लिया और इस क्लोज कंटेनर में एक लिक्विड भरा था जो कि प्योर था और इसको मैंने नाम दे दिया ए। ठीक है, जो कि इस लेवल तक मान लीजिए भरा था, तो इसमें सभी जो मॉलिक्यूल होंगे वो किसके होंगे, ए के ही मॉलिक्यूल होंगे और यहाँ पर वेपर्स भी क्रिएट होगी, वो भी किसकी होगी, एक ही क्रिएट होगी। ठीक है, और इसका जो वेपर प्रेशर होगा प्योर स्टेट में है, तो मैंने आपको बताया था प्योर स्टेट में हमेशा हम क्या लिखते हैं, PA0, यानी कि नॉट से डिनोट करते हैं प्योर के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक और दूसरा लिक्विड ले लिया। पहला लिक्विड है हमारे पास A और एक और लिक्विड ले लिया मैंने क्लोज कंटेनर में, और इस क्लोज कंटेनर में जो दूसरा लिक्विड लिया वो इस लेवल तक भरा हुआ है और ये उस दूसरे के मॉलिक्यूल हैं और ये भी जो है वो प्योर स्टेट में है, प्योर लिक्विड है ये भी, और इसको मैंने नाम दिया B। और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगा वो B मॉलिक्यूल का होगा और तो यहाँ पर मैंने नाम दे दिया PB0। देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ समझिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी लिक्विड प्योर स्टेट में है, अगर कोई भी लिक्विड प्योर स्टेट में है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू इम्प्योर स्टेट, या कह सकते हैं कंपैरिजन टू सॉल्यूशन। कैसे होगा वो भी मैं अभी बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं, प्योर स्टेट की बात करूं तो प्योर स्टेट में क्या होगा, सभी मॉलिक्यूल्स उसी के होंगे, सभी मॉलिक्यूल जो होंगे एक ही चीज़ के होंगे। ठीक है, जिससे वो बना हुआ, अगर ए का है तो सभी मॉलिक्यूल किसके होंगे, ए के हैं, तो वेपर भी किसकी बनेगी, ए की ही बनेगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेपर किसकी बन पाएंगी, इसी ए की बन पाएंगी, यानी कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो ज़्यादा होता है। तो मेरे पास दो लिक्विड है, एक ए और दूसरा बी। ए का जो वेपर प्रेशर है वो है P0A और बी का जो है वो है P0B। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, प्लस कर दिया, मतलब इन दोनों को मिक्स कर दिया और मिक्स करने के बाद मैंने क्या बना दिया, एक सॉल्यूशन बनाया। मैंने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। ध्यान समझना स्टूडेंट, इन दोनों को मिक्स करके मैंने क्या बनाया, एक सॉल्यूशन बनाया। अब जब ये सॉल्यूशन बनेगा तो इस सॉल्यूशन में ए के भी मॉलिक्यूल होंगे और बी के भी मॉलिक्यूल होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये सरफेस थी, यहाँ तक लिक्विड भरा हुआ था और इसमें जो है ए के भी मॉलिक्यूल हैं और बी के भी। सपोज कीजिए मैंने ए को जो है डार्क कर दिया है बिल्कुल और बी को खाली छोड़ दिया है, मैंने ये डार्क कर दिए। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं सरफेस पर ए के भी मॉलिक्यूल्स पहले वाले ही कंपैरिजन में कम है और बी के भी मॉलिक्यूल जो है वो पहले वाले कंपैरिजन में कम है। तो आप देख रहे हैं दोनों के मॉलिक्यूल्स ही कम हो गए हैं। तो जब दोनों के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे तो इसकी वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा था कि सॉल्यूशन बनने पर वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम जो हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वेपर प्रेशर जो है वो उस सब्सटेंस का कम हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वेपर प्रेशर जो है वो किस किस के होंगे, वो आपका जो है इम्प्योर स्टेट में, तो इम्प्योर स्टेट में मैं नाम दूंगा PA और PB। क्या नाम दूंगा मैं, PA और PB। ठीक है स्टूडेंट्स,
तो हमने क्या लिया, जो PA नॉट है वो प्योर वेपर प्रेशर है, ठीक है, और जो PV नॉट है वो है आपका प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B, ठीक है, और मिलके क्या बनाया आपने, PA और PV। ये इम्प्योर स्टेट का है PA और PV, बात को समझना स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ हमने जो है वेपर प्रेशर के लिए क्या माना है इम्प्योर स्टेट में, PA और PV। मैं लिख देता हूँ कि इम्प्योर स्टेट में या सॉल्यूशन में सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ A इक्वल टू है क्या, PA, और इन सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ B क्या है, वो हमने है लिया PV, ठीक है। तो हमने इम्प्योर स्टेट में या सॉल्यूशन में हमने A वाले को का जो प्रेशर वो किससे नोट किया है, PA से, और वेपर प्रेशर B से किससे नोट किया है हमने, PV से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पढ़ लेते हैं राउल्स लॉ। राउल्स लॉ क्या कहता है, अब जो सॉल्यूशन जो बन गया है, राउल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगी ईच कंपोनेंट की, ईच कंपोनेंट से मतलब जिससे मिलकर के वो सॉल्यूशन बना हुआ है, जो पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगी ईच कंपोनेंट की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन की। बात को समझे, राउल्स लॉ क्या कहता है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर बनेगी किसी एक कंपोनेंट की, अगर यहाँ पे ए मान लिया मैंने, ए की जो ए कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस के मोल फ्रैक्शन, किसके मोल फ्रैक्शन, ए के ही मोल फ्रैक्शन के। तो मैं पहले लिख दूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ राउल्स लॉ क्या कहता है कि इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर की बात यहाँ पर क्यों की हुई है, क्योंकि क्या होता है किसी भी सॉल्यूशन में जो आपका सॉल्यूट या सॉल्वेंट लिया हुआ उसका अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो उसके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर ही होता है, ठीक है। इन ए सॉल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component, ठीक है। ये क्या है, डेफिनेशन किसकी है, राउल्स लॉ की। स्टूडेंट ज़रा ध्यान समझेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट की जो वेपर प्रेशर बनेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से डिनोट करते हैं, और कई जगह पर एक्स आपको जो है जीटा भी मिल जाएगा, जीटा भी कहते हैं उसको। तो क्या कह रहा है राउल्स लॉ कि सॉल्यूशन में क्या है, कंपोनेंट, ठीक है, सॉल्यूशन में क्या है, जो PA है, ठीक है, जो PA है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, यानी कि यहाँ सॉल्यूशन में जो पार्शियल वेपर प्रेशर बना था ए का, वो क्या माना था हमने, PA माना था। तो PA डॉट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस ही कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन, यानी कि XA। PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, XA, और PV जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, उसी के कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन के, यानी कि PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB। तो PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया XA के, और PV डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, XB के, और XA और XB यहाँ पर क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ B। स्टूडेंट्स अब हम आगे पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन उम्मीद करता हूँ सभी को निकालना आता होगा, अगर नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए मोल फ्रैक्शन कैसे निकलता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सपोज कीजिए हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, अपॉन टोटल मोल्स इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो
डायग्राम की तरफ अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर दो प्रकार के मोल्स पड़े हुए हैं, एक ए के और एक बी के। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो ये फॉर्मूला है किसका, मोल फ्रैक्शन निकालने का। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर हमें निकालना होगा तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो स्मॉल एन लिया है मैंने वो लिया है मोल्स के लिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्मॉल एन इक्वल टू मोल्स। ठीक है, स्मॉल एन हमने किसके लिए लिया है, मोल्स के लिए। अब मोल फ्रैक्शन की एक और खासियत होती है जो मैं आपको बताऊंगा। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर होता है किसके, 1 के। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 1 के। द सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, 1। दोनों का सम क्या हो गया, 1 हो गया। एक्स ए प्लस एक्स बी यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए और मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इक्वल टू क्या होता है, दोनों का सम 1 होता है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमने क्या लिया था, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ। तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था एक्स ए, और पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, एक्स बी के था। ठीक है, हम जानते हैं जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लिया जाएगा उसके लिए। तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे के एक्स ए। तो यह क्या हो जाएगा, जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्वल आएगा। और उसके बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के ले लिया तो ये क्या हो, पी ए बराबर किसके हो गया, के एक्स ए। यहाँ पे लिख देता हूँ वेयर के क्या है हमारे लिए, वेयर के इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब यहाँ पर ध्यान समझिए। अगर मैंने मान लिया फॉर प्योर ए, हमने क्या ले लिया, फॉर प्योर लिक्विड ले लिया, हमने क्या लिया, प्योर लिक्विड लिया। अब जब प्योर लिक्विड होगा, ठीक है, तो प्योर लिक्विड में एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, देखिए समझे, अगर कोई हमारे पास प्योर लिक्विड है और वहाँ पर एक्स से बराबर 1 है, ठीक है, तो वो कंडीशन क्या होगी, ध्यान समझिए। इसको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको एक छोटे से ब्रैकेट में। अगर एक्स ए की वैल्यू 1 है, टोटल सम किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं एक्स ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो वहाँ पर एक्स वी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तब ये वैल्यू क्या आएगी, 1, क्योंकि रूल हमारा क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो क्या होता है, 1 होता है। हमने मान लिया कोई हमारे पास प्योर लिक्विड है, उस समय हमारे पास एक्स ए क्या होगा, 1 होगा। अगर हमने कोई प्योर लिक्विड ले लिया है तो एक्स ए बराबर क्या है हमारे पास, 1 है, तो उस समय एक्स भी क्या होगा हमारे पास, 0 होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देन एक्स बी इक्वल टू 0 फॉर प्योर लिक्विड ए। एक्स ए इक्वल टू क्या है, 1 है, तो एक्स बी उस कंडीशन में क्या होगा, 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, अब जब एक्स ए की वैल्यू 1 हो गई तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, समझे इस बात को, एक्स ए, तो उसमें क्या हो जाएगा, देन के, जो यहाँ पर के बचा हुआ है, ध्यान समझे, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन के क्या हो जाएगा, के बिकम्स इक्वल, यानी कि जो के है वो किसके इक्वल हो जाएगा, के बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। के किसके इक्वल हो जाएगा, के इक्वल हो जाएगा, देन के बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर। किसके वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, किसके इक्वल हो जाएगा, ऑफ प्योर सॉल्वेंट। देखिए समझ लीजिए,
एक्स बी की वैल्यू वो 0 है, इट मीन्स क्या है, वो उसका जो है मोल्स है ही नहीं, तो वो टोटली किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा इस प्योर सॉल्वेंट के, इस प्योर सॉल्वेंट के इक्वल हो जाएगा। और प्योर सॉल्वेंट को मैंने किससे डिनोट किया था, आप ध्यान दिए हैं, मैंने जो है प्योर सॉल्वेंट को डिनोट किया था PA0 से। यहाँ पर जो है ये सॉल्वेंट, ठीक है, और ये क्या है, सॉल्यूट। हमेशा इस पूरे चैप्टर में आपको क्या होगा, ए हमेशा सॉल्वेंट रहेगा और बी हमेशा क्या रहेगा, सॉल्यूट रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ए सॉल्वेंट और बी हमेशा क्या, सॉल्यूट। ठीक है, तो जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर के बिकम्स इक्वल हो जाएगा किसके, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि डिनोट हो रहा है PA0 से। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट किससे डिनोट कर रहे हैं हम, विच इज डिनोटेड बाई PA0। किससे डिनोट हो रहा है, PA0 से। तो ये जो टोटल फार्मूला है के किसके बराबर हो गया, PA0 के बराबर हो गया। तो PA बराबर हो जाएगा किसका, PA बराबर हो जाएगा PA0 XA। ध्यान दें स्टूडेंट्स, ये बराबर हो जाएगा PA इक्वल टू PA0 XA। ठीक है, अब उसी तरीके से सेकंड कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, सेकंड कंडीशन में हमने यहाँ पर जो है प्योर लिक्विड माना था, XA इक्वल टू 1 माना था, अब हम क्या मान सकते हैं, XB इक्वल टू 1 मान सकते हैं। और तो XA की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो उसी तरीके से वहाँ पर PB की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी आपके पास PB0 XA। क्या आएगी, PB0 XA। बात समझ में आ रही है, जिस तरीके से हमने XA इक्वल टू 1 रखा था, हम वहाँ पे XB इक्वल टू 1 रख देंगे। जब XB इक्वल टू 1 होगा तो XA की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो उसका जो वेपर प्रेशर होगा K जो होगा वो किसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा, वो होगा बराबर PB0 के उस कंडीशन पे। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा, PB इक्वल टू PB0 XA। ध्यान दें, PA इक्वल टू PA0 XA और PB इक्वल टू PB0 XA। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अब ये दोनों जो हैं PA और PB दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, सॉल्यूशन को बना रहे थे। यानी कि दोनों क्या हैं, एक में ही जुड़े हुए हैं, ऐड हैं ये दोनों। ठीक है, तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा ऑफ द सॉल्यूशन, रॉल्स लॉ यही बताता है आपको। टोटल वेपर प्रेशर अभी तो हमने क्या निकाला था, एक एक वेपर प्रेशर निकाला था रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन वो क्या होगा हमारे पास। तो टोटल वेपर प्रेशर के लिए मैंने PT मान लिया है, और ये PT बराबर हो जाएगा PA प्लस PB के। किसके बराबर हो जाएगा, PA प्लस PB। और यह चीज़ बताती है हमको, कौन सा लॉ बताता है, ये बताता है डाल्टन्स लॉ, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या बताता था हमें, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, इफ़ वी हैव मैनी नॉन रिएक्टिंग गैसेज इन ए क्लोज कंटेनर, अगर हमारे पास जो है नॉन रिएक्टिंग गैसेज है एक क्लोज कंटेनर में, जो टोटल प्रेशर होगा वो क्या होगा, इज द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। ठीक है, बात को समझें, अगर ये सारी गैसेज क्या है, PA PB क्या है, पार्शियल प्रेशर जो है, ये सारी गैसेज नॉन रिएक्टिंग है, तो टोटल प्रेशर होगा उसके अंदर वो किसके बराबर होगा, PA प्लस PB। यानी कि पार्शियल प्रेशर, सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैसेज क्या बताएंगे आपको, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर, टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर बाय द गैस के द्वारा जो कंटेनर पर की सरफेस पर अंदर की तरफ जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, P टोटल है, वो किसके बराबर है, PA प्लस PB के। ठीक है, तो ये कौन सा लॉ बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बाई डाल्टन्स लॉ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने ये डाल्टन्स लॉ पढ़ा होगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, तो PT बराबर किसके है, PA प्लस PB, और PA की वैल्यू हम निकाल चुके थे क्या, PA0 XA, और PB की वैल्यू हम निकाल चुके थे क्या, PB0 XB। क्या निकाल चुके थे, PB0 XB। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया स्टूडेंट, सही कर लेना। PB इक्वल टू PB0 XB और PA इक्वल टू PA0 XA। तो ये वैल्यू थी हमारे पास। तो PT किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि टोटल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, PA की वैल्यू क्या है, PA0 XA प्लस PB0 XB। बात को समझिए, जो टोटल प्रेशर होगा वो किसके बराबर होगा, PA0 XA प्लस PB0 XB।
बी। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिनोशन कर दूँ, मैं आपको बता दूँ कि PA0 जो है वो हमको क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। और PV0 आपको क्या बता रहा है, PV0 आपको बता रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। और एक्स से क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन मैंने आपको निकालना बता दिया है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। और एक्स भी आपको क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्या बता रहा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बात को समझ में आया स्टूडेंट्स, ठीक है। एक्स बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हो गया, एक्स इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हो गया, PV0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी, और PA0 बराबर किसके है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, ठीक है। और PA0 और PV0 की वैल्यू एक्सपेरिमेंटली नोन होंगी, आपको बताई होंगी आपको, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ समझिए स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान समझना स्टूडेंट्स। हम जानते हैं क्या, लिख दूंगा मैं, वी नो दैट, अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि XA प्लस XB बराबर होता है किसके, 1 के होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर मुझे XA की वैल्यू निकालनी होगी तो XA बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस XB। क्या हो जाएगा, 1 माइनस XB। अब ध्यान देंगे इस फॉर्मूले पर, क्या फॉर्मूला हमारे पास, PT इक्वल टू PA0 XA प्लस PV0 XB। ये फॉर्मूला हमने निकाला था टोटल प्रेशर के लिए। यहाँ मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था हमारे पास टोटल प्रेशर के लिए, PA0 XA प्लस PV0 XB। तो ध्यान देंगे XA की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1 माइनस XB। XA की वैल्यू क्या है, 1 माइनस XB। क्या है, 1 माइनस XB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दें, XA की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, PA0 हो जाएगा 1 माइनस XB प्लस PV0 XB, ठीक है स्टूडेंट्स। तो PT की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान देंगे जरा, ठीक है, ध्यान देने की बात है, यहाँ ध्यान देंगे। आइए थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो ये वैल्यू क्या आएगी, अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू आएगी PA0, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो PA0, और PA0 का XB मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा PA0 XB। क्या हो जाएगा, PA0 XB प्लस PV0 XB। क्या हो गया, प्लस PV0 XB, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ ध्यान देखिए कि XB और XB अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ, क्या कर दूँ मैं, XB और XB यहाँ से क्या कर लूँ मैं, कॉमन ले लूँ। तो ध्यान देंगे PT की वैल्यू क्या हो जाएगी, PT इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0, ठीक है, प्लस XB, ठीक है। तो यहाँ क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो यहाँ फॉर्मूला होगा, मैंने XB कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ क्या बचा, PV0, और ये क्या है माइनस का PA0, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर PB0 माइनस का PA0, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना जाके हमारे पास, P टोटल इक्वल टू PA0 प्लस XB PB0 माइनस का PA0, ये बना जाके हमारे पास फॉर्मूला, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान देंगे इसमें, ये वो कंडीशन है जिसमें प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर जो है B का वो ज़्यादा होना चाहिए प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर ऑफ A के। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये वो कंडीशन है, अभी मैं थोड़ी देर बाद इसकी डिस्कस भी करूँगा आपको। ये वो कंडीशन है जहाँ पर PB0 जो है वो ज़्यादा है किसके, PA0 से। यहाँ पर जो है PV0 ज़्यादा है PA0 से। आप देखिए कि PV0 में से क्या माइनस हो रहा है, PA0, ठीक है। तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को ही माइनस करते हैं, इस तरीके से हम फॉर्मूला सेट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर जो है XB के लिए भी फॉर्मूला निकाल सकते थे। XB के लिए फॉर्मूला निकालते तो क्या हो जाता, वो हो जाता 1 माइनस XA। क्या हो जाता, 1 माइनस XA। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता, ठीक है। जब फॉर्मूला चेंज हो जाता तो उस कंडीशन में क्या होता, वहाँ पर PA0 ज़्यादा होता PB0 के। उम्मीद करता हूँ कि आप निकाल लेंगे इसको, और अगर नहीं निकाल पा रहे हैं तो ध्यान से देखें, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देंगे। अगर मैं
यहाँ पर मैंने क्या एक्स ए की वैल्यू ली थी, यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ एक्स बी की वैल्यू ले लेता हूँ। तो एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स से हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ। एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए। तो पी टी बराबर क्या हो जाएगा, पी टी इक्वल टू हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब मैंने क्या करना है कि मुझे अब एक्स बी की वैल्यू लगानी, तो पी ए नॉट एक्स ए इक्वल टू हो जाएगा किसके, सॉरी प्लस हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 माइनस एक्स ए। क्या वैल्यू हमारे पास 1 माइनस एक्स ए। तो यहाँ से ध्यान देंगे पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए प्लस यहाँ पर हो जाएगा पी बी नॉट माइनस का पी बी नॉट एक्स ए, पी बी नॉट एक्स ए। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? ठीक है, अब देखिए वही सिलसिला हमें यहाँ भी करना है कि पी टी बराबर हो गया। अब ध्यान देंगे क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें एक्स से कॉमन ले सकते हैं, वहाँ पर एक्स भी कॉमन लिया था, यहाँ पर एक्स से कॉमन ले सकते हैं। तो पी ए नॉट प्लस एक्स ए बराबर हो जाएगा किसके, किसके बराबर हो जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद हो जाएगा पी वी नॉट प्लस एक्स ए और यहाँ हो जाएगा पी ए नॉट माइनस का पी बी नॉट। ये कौन सी कंडीशन होगी, ये वो कंडीशन होगी जहाँ पर पी ए नॉट जो है वो बड़ा होगा किसके, पी वी नॉट के। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दो कंडीशंस मैंने आपको बता दी है, दोनों कंडीशन से आप जो है अपने आप जो है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था राउल्स लॉ। अब राउल्स लॉ में मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी कि सॉल्यूशन हम बनाए जा सकते हैं वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट से सॉल्यूशन को बनाया जा सकता है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ते हैं, केस फर्स्ट बनाते हैं। ठीक है, कौन सा केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। वो केस कौन सा है, फर्स्ट मैंने आपको बताया था। थोड़ा सा इसकी स्टडी करते हैं केस फर्स्ट की। क्या है केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट है आपका कौन सा है, जब वॉलेटाइल ही आपके पास सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही क्या है, सॉल्वेंट है। वॉलेटाइल ही सॉल्यूट है और वॉलेटाइल ही क्या है, सॉल्वेंट है, और इन दोनों से मिलकर क्या बनाया जा रहा है, सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ठीक है, तो मैं वो कंडीशन लेके चलता हूँ आपके लिए जो अभी हमने फॉर्मूले में ड्राइव की थी। क्या कंडीशन लेके चलता हूँ मैं अपनी, कि यहाँ पर पी बी नॉट जो है वो ग्रेटर है किसके, पी ए नॉट से। तो वहाँ फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, वह फॉर्मूला आया था पी टी इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी ब्रैकेट में पी बी नॉट माइनस का पी ए नॉट। ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को मैं क्या करूँगा, मैं इस फॉर्मूले को अब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, हमें इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ बनाना है हमें इसका कि ग्राफ कैसा आता है। ठीक है, तो समझिए इस ग्राफ को, हेडिंग बना देता हूं मैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफ बनाने के लिए मैं किन किन पॉइंट्स पर ध्यान रखूंगा। पहला पॉइंट क्या ध्यान रखूंगा मैं, क्या बनाना होगा मुझे, पी टोटल, यानी कि प्रेशर, टोटल प्रेशर क्या किसके बराबर होगा हमारे पास, पी ए प्लस पी बी के। ठीक है, और पी ए क्या है, पी ए बराबर है आपके पास पी ए नॉट एक्स ए के, और पी बी किसके बराबर है, वो बराबर है आपके पास पी ए नॉट एक्स बी के। ठीक है, और पी टोटल का ये फॉर्मूला है। तो ये तीन टर्म्स मुझे ध्यान रखने हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला और तीसरा ये वाला। इन्हीं तीन टर्म्स के अकॉर्डिंग क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, पी ए का ग्राफ बनाना है, पी बी का ग्राफ बनाना है और पी टोटल का ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो समझे इस बात को। तो आइए स्टूडेंट्स ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। और ग्राफ के लिए मैंने जो आपको तीन कंडीशंस बताई थी, वो कौन कौन सी कंडीशन थी कि हमें किन किन कंडीशंस पर ध्यान रख के ग्राफ बनाना है। पहली कंडीशन थी पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। दूसरी क्या थी, दूसरी थी पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। और थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, वो थी पी टोटल इक्वल टू पी ए नॉट प्लस एक्स बी
और ब्रैकेट में पी बी नॉट माइनस का पी ए नॉट, ठीक है। और ये कंडीशंस तब थी जब हमारे पास पी बी जो है वो बड़ी थी किससे, पी बी नॉट ग्रेटर थी किससे, पी ए नॉट। इन्हीं को के अकॉर्डिंग हम जो है क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो ग्राफ बनाएंगे हम, वो ग्राफ बनाएंगे वेपर प्रेशर और मोल प्रेशर के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट बनाएंगे, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट हम ग्राफ बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, देखिए मैं एक क्लोज्ड वेसल ले लूँगा और इसी में मैं अपनी दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ऐड करूँगा। क्या करूँगा, मैं एक क्लोज कंटेनर ले लिया है मैंने एक तरीके से, और इसी में मैं क्या करूँगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ऐड करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर ये वाई एक्सिस है हमारे पास तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ध्यान देना, ठीक है। तो मैंने ये क्लोज कंटेनर ले लिया है और इस क्लोज कंटेनर में मैंने क्या किया है, ये मेरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस मेरी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे ग्राफ जो बनाना है वो किस किस के अगेंस्ट बनाना है, मुझे बनाना है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के अगेंस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू राल्फ लॉ। वो किस किस के अगेंस्ट है, वो पी ए अगेंस्ट है एक्स ए, और दूसरा ग्राफ मेरे पास क्या होगा, दूसरा मेरे पास जो ग्राफ होगा वो होगा पी बी अगेंस्ट एक्स बी के। एक ग्राफ जो दूसरा बनेगा मेरे पास वो किसके अगेंस्ट होगा, पी बी अगेंस्ट एक्स बी। एक जो ग्राफ बनेगा मेरे पास वो होगा पी ए अगेंस्ट एक्स ए के, और दूसरा जो ग्राफ बनाऊंगा मैं वो होगा पी बी अगेंस्ट एक्स बी, और तीसरा जो मेरे पास ग्राफ बनेगा वो पी टोटल का होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ जो है मुझे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब हम ध्यान देने वाली बात ये है कि जब मैं पी ए अगेंस्ट एक्स ए के बीच में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो क्या आएगा, शुड गिव ए स्ट्रेट लाइन। क्या देगा हमें, स्ट्रेट लाइन देगा, जो कि पास होगी किससे, वो लाइन पास होगी पी ए नॉट से। किससे पास होगी, पी ए नॉट से। मैं लिख देता हूं कि व्हेन वी प्लॉट, और कैसे होगी मैं अभी दिखाता हूं आपको। व्हेन वी प्लॉट ऑफ पी ए अगेंस्ट एक्स ए, it should give ए स्ट्रेट लाइन। कैसी लाइन देगा ये एक स्ट्रेट लाइन देगा, शुड गिव ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, कहाँ से पास होगी, वो लाइन पास होगी पासिंग थ्रू पी ए नॉट। वो लाइन कहाँ से पास होगी, वो लाइन पास होगी पी ए नॉट से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मुझे कंडीशंस आपकी वही इस्तेमाल करनी है जो मैंने आपको पहले बताई थी। एक समय अगर मैं, देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि अगर एक्स ए प्लस एक्स बी है हमारे पास तो वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी, ठीक है। तो एक बार क्या रखा जाता था, एक्स ए इक्वल टू 0, और दूसरी कंडीशन पे हम क्या रखते थे, एक्स ए इक्वल टू 1, ठीक है स्टूडेंट्स। एक बार क्या रखते थे, एक्स की वैल्यू 0 और दूसरी की वैल्यू क्या रखते थे, 1 रखते थे। अगर एक्स ए बराबर 0 होता था तो उस कंडीशन पर एक्स बी बराबर क्या हो जाता था, 1 हो जाता था। दोनों को ऐड करने पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर एक्स बी इक्वल टू 1 होता था तो हमारे पास एक्स बी की जो वैल्यू आती थी वो कितनी आनी चाहिए थी हमारे पास, वो आनी चाहिए थी हमारे पास एक्स बी की वैल्यू 0, ठीक है स्टूडेंट। अगर एक्स बी की वैल्यू 1 हो तो एक्स बी की यहाँ पर अगर 1 हो रखी है तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वो आनी चाहिए 0। तो आइए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो मैंने क्या बताया था, अगर एक्स ए की वैल्यू 0 होगी तो एक्स बी वहाँ पर क्या होगा, 1 होना चाहिए, और अगर एक्स बी की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, वहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। ये थोड़ा सा ही कर लेना। आगे बढ़ते हैं तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। मैंने माना कि मेरे पास एक्स ए इक्वल टू क्या है, 0। मैं ऑरिजिन से प्लॉट करूँगा। ये पॉइंट क्या है हमारे पास, ऑरिजिन है, और ऑरिजिन क्या है, 0। एक्स ए इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन पे यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए, एक्स ए इक्वल टू 1, ठीक है, ध्यान देंगे। अब मैं क्या लूँगा, मैं अपनी इक्वेशन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, इक्वेशन ले लेता हूँ, ध्यान समझना स्टूडेंट। पी ए इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए, ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए। अब ध्यान समझना, अब मैंने क्या रखा है, एक्स ए की वैल्यू क्या रख दी है मैंने, लेट एक्स ए इक्वल टू 0। जब यहाँ पे एक्स ए इक्वल टू 0 होगा तो
पी ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए इस कंडीशन पे, 0 का मल्टीप्लाई पी ए नॉट में होगा तो पी ए बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, ध्यान देंगे। तो मैं अगर सपोज करता हूँ इस एक्सिस पर मैंने क्या मान लिया, प्रेशर ऑफ ए माना, मैंने क्या माना, मैंने प्रेशर ऑफ ए माना, क्या माना, प्रेशर ऑफ ए। इस एक्सिस पर मैंने क्या मान लिया, प्रेशर ऑफ ए। तो जब प्रेशर ऑफ ए मैंने x इक्वल टू 0 रखा तो वहां पर पी ए किसके बराबर हो गया, 0 के। तो ये पॉइंट क्या हो गया, 0, यहाँ मैं कर देता हूँ 0। ठीक है, स्टार्टिंग का पॉइंट है तो मैं एक पॉइंट मिल गया इसका। अब अगर मैं इसी में एक पॉइंट तो ये मिल गया हमारे पास। अब अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रखता हूँ इसी इक्वेशन में, पुट एक्स ए इक्वल टू 1, अगर मैं एक्स ए की वैल्यू 1 रखता हूँ तो पी ए की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, तो पी ए की वैल्यू बराबर आनी चाहिए पी ए नॉट के। कब, जब मैं एक्स इक्वल टू क्या रखता हूँ 1। तो सपोज कर लिया हमारे पास इस एक्सिस पर यहाँ कहीं पर पी ए नॉट की वैल्यू हमको मिल गई, हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया कि यहाँ पर इसके यहीं पर आके हमें पी ए नॉट की वैल्यू मिल गई। तो हम देख रहे हैं कि हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया है। तो जब हमें 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये क्या कर दी मैंने, एक जो है डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है, एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ ध्यान देंगे। तो ये वाली जो लाइन आई है हमारे पास, वो प्रेशर किसका है, वो प्रेशर है ए का। किसका प्रेशर है, ये लाइन किसको बता रही है, प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा था, व्हेन वी प्लॉट ऑफ पी ए अगेंस्ट एक्स ए शुड गिव ए स्ट्रेट लाइन। क्या दे रही है, एक स्ट्रेट लाइन दे रही है पासिंग थ्रू पी ए नॉट। वो किससे पास हो रही है, पी ए नॉट से पास होके जा रही है। ठीक है, एक लाइन आ गई हमारे पास। अब अपनी हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर, क्योंकि मैंने बताया था आपको 3 इक्वेशन लेनी है हमको ग्राफ के लिए, एक वो ये वाली, एक ये वाली और एक पी टोटल वाली। तो हम चलते हैं अपनी दूसरी इक्वेशन की तरफ। तो दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन है हमारे पास पी बी इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी, पी बी नॉट एक्स बी। तो ध्यान देंगे, अब इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर मैंने x इक्वल टू 1 0 ले लिया है और यहाँ x इक्वल टू 1 ले लिया है। तो इस वाले पॉइंट पर मैं xb की वैल्यू 0 नहीं ले सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं xb की वैल्यू 0 लूँगा तो यही लाइन फिर से ड्रॉ हो जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले यहाँ पर इस वाले एक्सिस पर मैं क्या ले लूँगा, xb इक्वल टू 1, और इस वाले पर मैंने क्या लिया है, xb इक्वल टू 0। जो एक्सिस यहाँ पर y एक्सिस हम मान रहे थे और ये एक्सिस मान रहे थे, तो इस वाले पर हम मान लेंगे y एक्सिस को, और इस वाले को हम क्या मान लेंगे, फिर से x एक्सिस मान लेंगे। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, जो चीज़ हम यहाँ मान रहे थे वही चीज़ हमने क्या मान लिया, इस कंडीशन मान लिया। ये y हो गया, यहाँ पर ये x थी, तो ये वाली भी क्या है, y, और ये भी क्या है, x है इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ माने, क्योंकि मैंने एक क्लोज कंटेनर माना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने दूसरी इक्वेशन ले ली है, ये पहली थी हमारे पास और ये क्या है हमारे पास, दूसरी इक्वेशन। तो अब क्या रखा है, जब मैं एक्स बी इक्वल टू क्या रखूँ, 0 रखूँ। पहले यहाँ 0 से स्टार्ट कर लेते हैं, इनिशियल से स्टार्ट करते हैं। एक्स बी इक्वल टू 0 रखता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लग दूंगा पुट एक्स बी इक्वल टू 0। तो पी वी की वैल्यू क्या आनी चाहिए, तो पी वी इक्वल टू क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए हमारे पास 0। क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 0। किसकी क्या वैल्यू आनी चाहिए यहाँ पर, वो आनी चाहिए 0। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पुट हमने क्या किया, एक्स बी की वैल्यू 0 रखी, तो पी वी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, वो आई 0। तो मैंने इस एक्सिस पर मैं मान लेता हूँ, ये एक्सिस किसको डिनोट कर रहा है, ये एक्सिस शो कर रहा है पी बी को। ठीक है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये वाली एक्सिस पी ए के लिए और ये वाली एक्सिस किसके लिए, पी वी के लिए। तो पी वी पर एक्स बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो ये वाला पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, ये इसके लिए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, एक्स बी की वैल्यू क्या रख दूंगा, 1 रखूँगा। देखिए रखे क्या वैल्यू आती है, पी वी इक्वल टू पी वी नॉट एक्स बी, और यहाँ पर पुट एक्स बी इक्वल टू क्या रख दूंगा मैं, 1 रखूंगा यहाँ पर इस वाली लाइन पर। ठीक है, अब एक्स बी की वैल्यू मैंने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो जब एक्स बी की वैल्यू 1 रखा है तो पी बी इक्वल टू क्या आ गया, पी बी नॉट आ गया। पी बी इक्वल टू क्या आ गया, पी बी नॉट। और इस एक्सिस पे मैं मान लेता हूँ, सपोज करो कहीं पर भी जो है मैं पी बी नॉट मानूंगा, लेकिन कंडीशंस क्या है, ध्यान देंगे कि पी टोटल में पी बी नॉट की जो वैल्यू थी वो किससे बड़ी थी, पी ए नॉट से। तो जब पी ए नॉट की वैल्यू यहाँ आ रही है तो जाहिर सी बात है पी बी नॉट की वैल्यू उससे बड़ी है, तो जाहिर सी बात है उससे कहाँ आएगी, उससे थोड़ा सा ऊपर आएगी। तो ये मैंने मान लिया
पी वी नॉट, ये किसकी वैल्यू है, पी वी नॉट की। तो अब देखिए फिर से मेरे पास फिर से 2 पॉइंट मिल गए, एक पॉइंट ये रहा इस एक्सिस के लिए और दूसरा ये रहा। तो जब 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनको मिला के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फिर से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान देगा स्टूडेंट, मैं इन दोनों को मिला के क्या कर दूंगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ये दोनों लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ये वाली लाइन किसके लिए थी, पी ए के लिए, तो ये वाली लाइन किसके लिए होगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पी वी के लिए। ये लाइन किसके लिए है, पी वी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया। तो हमारे पास 2 लाइन मिल चुकी हैं, बड़ी आसान से आप देख लें, ग्राफ हमने इसलिए ड्रॉ कर लिया है। अब बचता है क्या, पी टोटल। क्या बचता है हमारे पास, पी टोटल। और पी टोटल किसके बराबर होता है, पी ए नॉट प्लस पी वी नॉट। दोनों किसके बराबर होते हैं, पी ए प्लस पी बी के बराबर होते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, पी ए प्लस पी बी, ये स्टेशन थी, पी टोटल की वैल्यू किसके बराबर आती थी, पी ए और पी बी के सम के बराबर आती थी। तो यहाँ पर मुझे ड्रॉ करनी है ये दोनों लाइनें, किस क्या करनी है, मुझे दोनों लाइनें ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो मैं क्या लिख देता हूँ यहाँ पर। अब देखिए स्टूडेंट, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना, मैंने थर्ड इक्वेशन ले लेनी है क्योंकि मैंने 2 इक्वेशन को मैं ग्राफ बना चुका हूँ, मैं पी ए वाला भी ग्राफ बना चुका हूँ, पी बी वाला भी ग्राफ बना चुका हूँ। अब मेरे पास थर्ड इक्वेशन बची है। ठीक है, तो थर्ड इक्वेशन में लिख के समझाता हूँ आपको। पी टी इक्वल टू क्या था आपके पास, पी ए नॉट प्लस एक्स बी ब्रैकेट में पी बी नॉट माइनस का पी ए नॉट। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान समझना है स्टूडेंट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर थर्ड इक्वेशन ले लेता हूँ, यहाँ लिख भी देता हूँ मैं आपको। ये पहली इक्वेशन मैंने सॉल्व की थी, ये दूसरी, और ये अब तीसरी इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर केवल मोल फ्रैक्शन क्या है हमारे पास, केवल एक्स बी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, केवल एक्स बी को ही हम लोग जो है 0 और 1 में मान के चलेंगे। तो सपोज करो कि अगर मैं एक्स बी की वैल्यू जो है 0 लेके चल रहा हूँ, मैंने मान लिया लेट एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया, 0। मैंने क्या मान लिया यहाँ पर, एक्स बी इक्वल टू 0। तो चलो एक्स बी की वैल्यू 0 रख देता हूँ यहाँ पर। तो पी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी ए नॉट प्लस एक्स बी की वैल्यू मैंने 0 रख दी और ब्रैकेट में क्या है, पी वी नॉट माइनस का पी ए नॉट। तो इस 0 से ये पूरा क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो पी टी की वैल्यू क्या आ जानी है, पी टी की वैल्यू आ जानी है पी ए नॉट। क्या वैल्यू आ जानी है, पी टी की वैल्यू आ जानी है पी ए नॉट। और पी ए नॉट की आपको कहाँ मिल रहा है, पी ए नॉट मिल रहा है आपको यहाँ पर। तो आपको सपोज कीजिए 1 पॉइंट मिल गया आपको यहाँ पर, थर्ड इक्वेशन के लिए आपको जो है 1 पॉइंट मिल गया है। अब आपको जो है दूसरे पॉइंट की तलाश है, अब आपको जो है दूसरे पॉइंट की तलाश है। तो दूसरे पॉइंट के लिए मुझे क्या रखना है, लेट एक्स बी इक्वल टू क्या रख देना है, 1 रख देना है। ठीक है, अब एक्स बी इक्वल टू जब मैं 1 रखूंगा तो ध्यान देंगे स्टूडेंट क्या आएगा। फिर से मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, पी टोटल इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, पी ए नॉट प्लस एक्स बी और पी बी नॉट माइनस का पी ए नॉट। क्योंकि यहाँ पर पी वी क्या था, बड़ा था पी ए नॉट से। पी वी नॉट जो है किससे बड़ा था, पी ए नॉट से बड़ा था। तो यहाँ पर देखिए एक्स बी की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ तो क्या आएगा मेरे पास, पी टी इक्वल टू आ जाएगा पी ए नॉट प्लस 1 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में पी वी नॉट माइनस का पी ए नॉट। अब ये 1 का मल्टीप्लाई होने से क्या वैल्यू आ गई मेरे पास, पी टी इक्वल टू आ गया पी ए नॉट प्लस का पी बी नॉट माइनस का पी ए नॉट। तो इस वाले से पी ए नॉट से पी ए नॉट कैंसिल हो गया। तो पी टी किसके बराबर आ गया हमारे पास, पी टी बराबर आ गया पी वी नॉट के। यानी कि दूसरा पॉइंट क्या है, पी टी की वैल्यू क्या है, पी वी नॉट के बराबर है। और पी वी नॉट हमारे पास यहाँ कहाँ है, पी वी नॉट की वैल्यू कहाँ है हमारे पास, यहाँ पर है। कहाँ पर है, पी वी नॉट। जब मैं क्या रखा था, एक्स बी इक्वल टू के मैं 1 रखा था तो उस कंडीशन पे क्या थी, पी वी नॉट की वैल्यू हमारे पास यहाँ आई थी। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, पहला पॉइंट ये था, दूसरा पॉइंट ये था। अब दोनों का यहाँ पर जो हम क्या कर देते हैं, मिक्सअप कर देते हैं इन दोनों को। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास जो ग्राफ बन जाएगा वो किसके लिए बन जाएगा, वो बन जाएगा मेरे पास पी टी के लिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पी टी के लिए जो ग्राफ बन जाएगा वो क्या होगा, पी ए प्लस पी बी। क्या है, पी ए प्लस पी बी। तो ये देखिए ये थर्ड वाले के लिए था और ये वाले पी ए वाला जो किसके लिए था, वो फर्स्ट वाले के लिए था। और पी वी वाला जो था वो किसके लिए था, वो सेकंड वाले के लिए था। तो मैं तीनों इक्वेशन यहाँ लिख दी। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ था, ये सेकंड इक्वेशन का और ये थर्ड इक्वेशन का ग्राफ था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए
कोई भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसको थोड़ा सा जो है आप समझने की कोशिश करें, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं रॉल्स लॉ में। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन को पढ़ेंगे, यानी कि वो कंडीशन, अभी तो हमने क्या जाना था कि हमने सॉल्यूट भी क्या लिया था, वॉलेटाइल लिया था, सॉल्वेंट भी हमने क्या लिया था, वॉलेटाइल लिया था। लेकिन अब हम जो केस पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम सॉल्यूट जो लेंगे वो नॉन वॉलेटाइल लेंगे और सॉल्वेंट कैसा होगा, वॉलेटाइल होगा। तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट केस के लिए हेडिंग बनाते हैं। केस जो है हम मान लिया हमने सेकंड वाला हमने लेके चला। कौन सा केस था, इसमें हमने क्या लेंगे, इसमें हम लेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। क्या लेंगे हम, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। देखिए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के बारे में मैं आपको बता चुका था कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वो होता है जो वेपराइज ना हो, जो एवपोरेट ना हो। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया और हमने क्या ले लिया दूसरा, वॉलेटाइल सॉल्वेंट। हमने क्या ले लिया, वॉलेटाइल सॉल्वेंट ले लिया हमने। ठीक है, इन दोनों से मिलकर हमने सॉल्यूशन बनाना है। इन दोनों से मिलकर हमें क्या बनाना है, सॉल्यूशन को तैयार करना है हमने। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ सही नहीं लिखा है, मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ। ये क्या होगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। कब, जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होगा और वॉलेटाइल सॉल्वेंट होगा। ठीक है, देखिए इस कंडीशंस को जब हम एंड तक पढ़ते हुए जाएंगे तो हमको एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इससे मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, इससे हमें एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जिस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपरिंग प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इस एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी इस कंडीशन से हमको मिल जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं और फिर हम ये, जब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। ठीक है, तो पहले हम इस कंडीशन को सॉल्व करते हैं। पहले तो मैंने क्या लिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। तो चलिए मैं एक सॉल्वेंट ले लेता हूँ। सबसे पहले क्या ले लेता हूँ मैं, एक सॉल्वेंट। एक मैंने क्लोज कंटेनर लिया और इस क्लोज कंटेनर में इस लेवल तक क्या थे, सॉल्वेंट थे। और ये कंडीशन, ये सॉल्वेंट जो लिया है मैंने वो कैसा है, वॉलेटाइल है। कैसा सॉल्वेंट है, वॉलेटाइल है। और क्या है ये, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। और इसको मैंने नाम दिया ए। क्या नाम दिया मैंने इसको, इसको मैंने नाम दिया ए। तो यहाँ पर इस प्योर सॉल्वेंट ए की जो वेपर्स बनेंगी वो वेपर्स क्या होंगी, उसको मैं डिनोट करूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको प्रेशर को, वेपर प्रेशर को मैं डिनोट करूँगा PA नॉट से। किससे नोट करूँगा, PA नॉट से। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर जो है प्योरिटी है तो वहाँ पर वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगी। क्या होगा, ज़्यादा बनेगी। तो ये तो मेरा सॉल्वेंट हो गया। अब मैंने क्या लिया, एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हम सॉल्यूट को हमेशा B मान के ही चलेंगे, तो यहाँ पर भी मैं सॉल्यूट को B ही मानूंगा। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा, B मानूंगा। तो यहाँ पर जो नॉन वॉलेटाइल है तो इसको मैं यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, ये डार्क सर्किल कर देता हूँ मैं इसके लिए। ठीक है, और नॉन वॉलेटाइल है तो आप जानते ही हैं, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है जो प्रेशर की जो वैल्यू आएगी इज़ नॉट इक्वल टू क्या होगी, सॉरी इज इक्वल टू 0 होगी। प्रेशर की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, 0 होगी। अब इन दोनों को मिला के मैं क्या बनाऊंगा, मैं तैयार करूंगा सॉल्यूशन। क्या तैयार करूंगा, सॉल्यूशन तैयार करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बनाया मैंने सॉल्यूशन के लिए क्लोज कंटेनर। और इस लेवल तक ये जो है दोनों चीज़ों से, यानी कि A के मॉलिक्यूल से और ये यहाँ पर B के मॉलिक्यूल से भर दूंगा मैं। दोनों मिक्सअप कर दिए गए हैं। तो B वाले के लिए मैं वही डार्क सर्किल कर दूंगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो प्योर सॉल्वेंट A था उसके मॉलिक्यूल कम हो गए। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर होगी वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और यही चीज़ हम पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन में आने पर जो प्रेशर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है कंपैरिजन टू प्योरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने प्रेशर माना है वो मैंने मान लिया PA। क्या प्रेशर मान लिया मैंने, PA। और रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली किसकी प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के।
वो किसके प्रोपोर्शनल है, मोल फ्रैक्शन के। तो यहाँ पर मैं इस सॉल्यूशन में जो पीए होगा वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्स ए के, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर किसका है, ए का। अब प्रेशर मैंने ए का ही क्यों लिया है, बी का क्यों नहीं, क्योंकि आप जानते हैं ये क्या है, ये है नॉन वॉलेटाइल, जो कि प्रेशर नहीं बनाएगा, ठीक है, क्योंकि वेपराइज नहीं होगा तो प्रेशर भी नहीं बनाएगा। तो पीए यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मोल फ्रैक्शन के। तो बात यहाँ पे समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर जो है केवल पीए के ही मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर लेना है हमें, ठीक है। पीवी का क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, ये वेपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेगा। तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो हम यहाँ पर जो है कह सकते हैं जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो पीए इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीए नॉट एक्स ए, क्या हो जाएगा, पीए नॉट एक्स ए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने जाना, क्या जाना, कि हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट ए में मिक्स कर दिया गया है। और प्योर सॉल्वेंट कैसा है, मैंने लिया था वॉलेटाइल लिया था, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कैसा लिया था, वॉलेटाइल लिया था। और हमने ये बी क्या है, नॉन वॉलेटाइल है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर। तो हमने क्या किया कि हमने एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को प्योर सॉल्वेंट ए जो कि क्या था, वॉलेटाइल था, उसमें डालकर एक सॉल्यूशन तैयार कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब हमने क्या देखा कि नॉन वॉलेटाइल जो है उसकी वेपर प्रेशर तो बनेगी नहीं, जब बनेगी नहीं तो दोनों को मिक्स करने पर जो सॉल्वेंट था उसके मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, जिस कारण से इसकी वेपर प्रेशर ओरिजिनल वाले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि प्योर सॉल्वेंट की कंपैरिजन में इस सॉल्यूशन में ए की वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए हमने यहाँ पर देखा कि प्योर सॉल्वेंट की जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, ज़्यादा थी, लेकिन हमने उसमें क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड उसमें ऐड कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई, वेपर प्रेशर में क्या आ गई, कमी आ गई। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा कि वेपर प्रेशर में कमी आ गई, ठीक है। तो कितनी कमी आई, यानी कि ओरिजिनल से कितनी कमी आई, ये हमें कैसे पता चलेगा, ये हमें पता तब चलता है जब हम इन दोनों के बीच में क्या करेंगे, कोई रिलेशन बताएंगे। यानी कि यहाँ पर जो प्रेशर था वो कितना कम हो गया इन दोनों से, में क्या हम करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे, जिस कारण से हमें क्या पता चलेगा कि कितना प्रेशर जो है वो कम हो गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बात को समझे कि कितनी कमी, ये ज़्यादा था ये कम था, लेकिन कितनी कमी आ गई, ज़्यादा में से कितना कम हो गया ये। तो ये बात हमें कैसे पता चलेगी, ये बात हमें पता कब चलती है, जब हम इन दोनों का रिलेशन पता करते हैं, ठीक है। ठीक, बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, इन दोनों का जब हम रिलेशन पता करेंगे और इस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, RLVP, क्या कहेंगे हम इसको, कहेंगे RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये इसको हम कहेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और ये एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, क्या होती है, एक प्रकार की क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कितनी कमी आई यही हमको देखना है, कंपैरिजन करना है दोनों के बीच का, हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, दोनों को क्या करेंगे हम, कंपैरिजन करेंगे। तो कंपैरिजन के लिए हम देखें कितनी कमी आ गई, कितना चेंज आ गया, किसके बीच में, प्रेशर के बीच में। तो इसको हम चेंज इन प्रेशर लिख देता हूं मैं। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं, यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर की कंपैरिजन कर रहे हैं सॉल्यूशन के प्रेशर से। तो कितनी कमी आ जाएगी, यही जो कंपैरिजन है वो हमें क्या बताता है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमें क्या बताता है, RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर को हमने मान लेते हैं डेल्टा P, क्या मान लिया हमने, चेंज इन प्रेशर को हमने क्या माना, डेल्टा P। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि प्योर स्टेट में PA0 की वैल्यू ज़्यादा थी और सॉल्यूशन में जो PA0 की, जो PA की वैल्यू है वो क्या है, कम है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ PA0 इज ग्रेटर देन PA। PA0 जो है वो बड़ा है किससे, PA से। तो डेल्टा P जो है वो डेल्टा P किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन प्रेशर किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा PA0 माइनस का
पी ए। कितना चेंज आना चाहिए, बड़े वाले में से छोटी वाली वैल्यू को घटा दे, वही चेंज हमें पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा कमी आई है। तो यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ फिर से, ये किस लिए इस्तेमाल किया है मैंने, क्योंकि पी ए नॉट जो है वो हमारा ग्रेटर देन है किससे, पी ए से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको जो है पुराने वाले फॉर्मूले की तरफ ले चलते हैं। डेल्टा पी इक्वल टू क्या है हमारे पास, पी ए नॉट, और पी ए की वैल्यू हम क्या मानते थे, पी ए की वैल्यू आती थी हमारे पास पी ए नॉट एक्स ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ठीक है, पी ए नॉट एक्स ए। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान है स्टूडेंट्स, पी ए की वैल्यू अभी हम सॉल्व करके आए हैं, पी ए इक्वल टू क्या होता था, पी ए नॉट एक्स ए। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, वी नो डैट, हम क्या जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होती थी वैल्यू दोनों की, 1 होती थी, दोनों की वैल्यू क्या आती थी, 1 आती थी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, तो दोनों की वैल्यू में जो है एक्स ए की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स बी, क्या हो जाएगी, एक्स ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एक्स बी। तो अभी हमने क्या निकाला कि डेल्टा पी क्या था हमारे पास, ध्यान देंगे स्टूडेंट, डेल्टा पी क्या था हमारे पास, डेल्टा पी की वैल्यू क्या देती, पी ए नॉट माइनस का पी ए नॉट एक्स ए, यही वैल्यू तो थी हमारे पास। अब ध्यान देंगे, तो अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं डेल्टा पी। अब यहाँ ध्यान देखेंगे कि पी ए नॉट दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पी ए नॉट को ले लेंगे कॉमन। अब जब हमने पी ए नॉट को कॉमन ले लिया तो यहाँ वैल्यू क्या बची, 1 माइनस एक्स ए, क्या वैल्यू बची हमारे पास, यहाँ वैल्यू बची 1 माइनस एक्स ए। पी ए नॉट क्या कर लिया हमने, दोनों में से कॉमन ले लिया, तो वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस एक्स ए। अब वही वाला फॉर्मूला हम दोबारा से देखेंगे, कौन सा वाला, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी बराबर होता था 1 के, किसके बराबर होता था, 1 के बराबर होता था। अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, कि मैं अगर एक्स ए को इधर ट्रांसफ़र कर दूँ तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स ए, क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस एक्स वी नो, और लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस एक्स ए। तो मैं 1 माइनस एक्स ए की वैल्यू क्या रख सकता हूँ, मैं रख सकता हूँ एक्स बी, क्या रख सकता हूँ, एक्स बी। तो पी ए नॉट, यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बी। तो डेल्टा पी कितना चेंज आ गया आपके पास, डेल्टा पी चेंजेज आया पी ए नॉट एक्स बी। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्स बी क्या था, पीछे ग्राफ में देखेंगे, सॉरी डायग्राम में देखेंगे, एक्स पी मैंने किसके लिए माना था, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या थे, बी के थे, और बी क्या था हमारे पास, सॉल्यूट था, जो कि क्या था, नॉन वॉलेटाइल था, क्या था, नॉन वॉलेटाइल था। यानी कि ये जो आपका डेल्टा पी, यानी कि जो प्रेशर में जो चेंज आ रहा है वो किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, या किसके बराबर आ रहा है, या क्या कह सकते हैं किसकी वजह से आ रहा है, वो आ रहा है सॉल्यूट की वजह से। किसकी वजह से आ रहा है, सॉल्यूट की वजह से। यानी कि जितना ज़्यादा सॉल्यूट हम उसमें मिलाते जाएंगे उतना ज़्यादा जो है डेल्टा पी यानी कि प्रेशर में चेंज आता जाएगा। ठीक है, तो यही थी हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग, यानी कि हमने कंपैरिजन किया किसका, डेल्टा पी का, यानी कि प्रेशर में कितनी चेंजिंग आई। तो ये क्या थी हमारे पास, कंपैरिजन है, हमारे पास क्या है, कंपैरिजन है। इसको थोड़ा सा अगर मैं और सॉल्व कर लूँ तो क्या आ जाएगा, डेल्टा पी, ये पी ए नॉट इधर चला जाएगा, पी ए नॉट बराबर किसके हो जाएगा, एक्स बी के। थोड़ा सा और देखें यहाँ पर आप देख रहे हैं पी ए नॉट यानी कि प्योर स्टेट में प्रेशर, जो कि ये क्या है, इन्वर्सली कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, एक्स बी के, क्या कह सकते हैं, इन्वर्सली, यानी कि जो चेंजेस आएगा वो किसके बराबर होना चाहिए, वो चेंजेस होना चाहिए एक्स बी के, यानी कि वो पूरा चेंजेस किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है, यानी कि सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है, सॉल्यूट की क्वांटिटी। सॉल्यूट की क्वांटिटी जितनी ज़्यादा होगी डेल्टा पी में उतना ज़्यादा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है हमारे पास, इसी को हम कहते हैं RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये कह सकते हैं डेल्टा पी का जो रेशियो है पी ए नॉट यानी कि प्योर सॉल्वेंट का, ये रेशियो क्या कहलाता है, RLVP कहलाता है। मैं लिख भी देता हूँ, दिस रेशियो इज कॉल्ड RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको, और ज़्यादा जो है हम डिफाइन करते हैं इसी फॉर्मूले को, थोड़ा सा और अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो डेल्टा पी किसके बराबर था, ध्यान से देखेंगे पीछे, डेल्टा पी जो था वो बराबर था किसके, पी ए नॉट माइनस पी ए के। किसके बराबर था, डेल्टा पी किसके बराबर था, पी ए नॉट माइनस पी ए, यानी कि प्योर स्टेट में सॉल्वेंट का जो प्रेशर माइनस का जो हमने जो सॉल्यूशन बनाया है सॉल्यूट मिलाकर उसका प्रेशर,
क्या माइनस कर दिया हमने, प्योर स्टेट में सब प्रेशर को माइनस कर दिया है किसमें, इस वाले प्रेशर से। ठीक है, तो डेल्टा पी क्या था, पी ए नॉट माइनस पी ए। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं डेल्टा पी किसके बराबर था, डेल्टा पी बराबर था आपके पास पी ए नॉट माइनस पी ए। तो इस डेल्टा पी की वैल्यू मैं कहाँ पुट कर दूँ, यहाँ पर पुट कर देता हूँ। मैं यहाँ पर डेल्टा पी की वैल्यू जब पुट करता हूँ तो क्या मिल जाएगा मेरे पास, पी ए नॉट माइनस का पी ए अपॉन पी ए नॉट बराबर हो जाएगा किसके, एक्स बी के। ये किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी के। तो ये भी क्या हो गया, ये भी आपके लिए एक फॉर्मूला बन गया। तो अब ध्यान देंगे, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन किसके, बी के मोल फ्रैक्शन। थोड़ा सा और इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो डेल्टा पी, इसी वाले फॉर्मूले को हम और डिफाइन कर रहे हैं। तो डेल्टा पी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट। अब ये मोल फ्रैक्शन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या, नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही होता था मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन सॉल्यूशन। ठीक है, इस फॉर्मूले को बनाते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन पी ए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, यानी कि एन बी ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, एन बी। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये जो स्मॉल एन है मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए माना है, एन बी अपॉन एन ए टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि सॉल्यूशन किसके मोल्स होंगे, ए के भी मोल्स होंगे और बी के भी मोल्स होंगे। तो एन ए प्लस एन बी क्या होगा, एन ए प्लस एन बी। अब देखिए, अब ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हम चलो मान लेते हैं कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है हमारे पास, उसमें जो सॉल्वेंट है उसके मोल्स जो हैं वो सॉल्यूट के मोल्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। क्या मान लेते हैं हम कि सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट के मोल्स हैं वो सॉल्यूट की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, मान लिया मैंने कि लेट एन ए इज मोर ग्रेटर देन मोल्स ऑफ बी। ठीक है, तो जब ये एन ए जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है एन बी से, तो मैं इस एन बी को क्या कर सकता हूँ, इसको निगलेक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, इस एन बी को मैं क्या कर दूँगा, निगलेक्ट कर दूँगा। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इसलिए निगलेक्टेड एन बी। क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर एन बी को निगलेक्ट कर दिया। तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, डेल्टा पी अपॉन पी ए इक्वल टू आ जाएगा एन बी अपॉन एन ए। और कंपेरिजन की बात की है तो यहाँ पर मैं कंपेरिजन भी कर सकता हूँ, दोनों का रिलेशन भी कर सकता हूँ। तो अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हैं। मोल्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। सपोज करें हमें जो है नंबर ऑफ मोल्स और निकालने हैं बी के, तो मास ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी, और अपॉन में अगर एन ए के निकालने हैं तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बी, सॉरी मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए। तो इसको दोनों इकट्ठा अगर लिखेंगे चेंज करने के बाद, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल्टा पी अपॉन पी ए ये बराबर हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और मल्टीप्लाई में एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। ये फॉर्मूला बन के जाके तैयार होगा। क्या तैयार होगा, ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, यानी कि वेट ऑफ बी अपॉन मोलर मास ऑफ बी और मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए। वेट जो है वो गिवन होगा, जो भी आपको जो है दिया जाएगा उसको जो है गिवन वेट को हम मास कहते हैं। ठीक है, मोलर मास आप निकालना जानते ही होंगे। ठीक है, अब अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर हमें सॉल्यूट का मोलर मास नहीं दिया हुआ है, अगर हमें क्वेश्चन में क्या कह देता है कि वो सॉल्यूट का मोलर मास नहीं देता है, तो क्या फॉर्मूला उसमें बना सकते हैं हम। तो उस कंडीशन पे आपको क्या होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ, कंडीशन लिख देता हूँ, if we find out the molar mass
द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास किसका निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है। देन फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, तो देन हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। उस कंडीशन में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि उस समय आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उस समय आपको दिया जाएगा, तो आप मोलर मास बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। किस फॉर्मूले से, तो यहाँ पर मोलर मास ऑफ बी हो जाएगा आपके पास वेट ऑफ बी इंटू मोलर मास ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए इंटू RLVP, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि आपको वहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में आपने क्या सीखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर यानी कि वेपर प्रेशर में जितनी भी कमी आ रही है वो कमी आ रही है किसकी वजह से, वो कमी आ रही है सॉल्यूट की वजह से। किसकी वजह से कमी आ रही है, सॉल्यूट की वजह से कमी आ रही है। तो मैं यहाँ पर एट लास्ट कंक्लूजन क्या निकलता है इस सेकंड केस का, तो कंक्लूजन भी लिख देते हैं। कंक्लूजन जो निकलता है हमारे पास वो क्या है, कंक्लूजन है फॉर ए सॉल्यूशन, कैसा सॉल्यूशन है, फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग, जो कि क्या रखता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट और वॉलेटाइल सॉल्वेंट। मैं लिख देता हूँ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट at a given temperature, the relative lowering of vapor pressure किसकी वजह से आती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसकी वजह से आती थी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो वेपर प्रेशर मैं लिख सकता हूँ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर is equal to mole fraction of the solute, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका जो है राउथ लॉ का सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। और राउथ लॉ के सेकंड केस में हमने जो मेन फॉर्मूला था हमारे पास वो क्या था, डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट बराबर होता था किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही आपका कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है राउथ लॉ का सेकंड केस भी खत्म हो गया और अब हम नेक्स्ट टॉपिक में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट।